नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गुलाब शर्मा। आज हम मेडिकल अटेंडेंस रूल्स 1944 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेडिकल अटेंडेंस रूल जो है वो किन किन के ऊपर लागू होते हैं। तो ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑल री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस, प्रोबेशनर एम्प्लॉई, पुलिस पर्सोनल, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डेपुटेशन पे हैं, या डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉई, डिफेंस में जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं वो सब मेडिकल अटेंडेंस रूल के लिए एलिजिबल हैं। अब कौन एलिजिबल नहीं है, तो उसमें डिफेंस के एम्प्लॉई हैं, रेलवे के एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ऑल इंडिया सर्विस वाले एम्प्लॉई हैं, और जो एम्प्लॉई डेपुटेशन के ऊपर एब्रोड में हैं उनके ऊपर भी मेडिकल अटेंडेंस रूल लागू नहीं होते हैं। अब ये मेडिकल अटेंडेंस रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कौन इसका हकदार होता है और कौन इसका हकदार नहीं होता। जो एम्प्लॉई है, कंसर्न एम्प्लॉई है, उसके अलावा उसके डिपेंडेंट में कौन कौन मेडिकल अटेंडेंस रूल के लिए हकदार होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फैमिली एम्प्लॉय हैज ए चॉइस टू इंक्लूड आइदर हर पेरेंट्स और पेरेंट्स ऑफ इन-लॉज। कि फीमेल एम्प्लॉय के पास ये चॉइस होती है कि वो अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स ऑफ इन-लॉज को चूज कर सकती है। लेकिन अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय ने पहले अपने पेरेंट्स को चूज कर रखा है, बाद में अपने पेरेंट्स ऑफ इन-लॉज को कर लिया है, या पहले पेरेंट्स ऑफ इन-लॉज को चूज किया है, बाद में वो अपने पेरेंट्स को चूज करना चाहती है, तो ये ऑप्शन उनको ड्यूरिंग सर्विस केवल एक बार ही मिलेगा। एक बार ड्यूरिंग सर्विस वो अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकती है। विडो सिस्टर, विडो डॉटर, डिवोर्सी और सेपरेटेड डॉटर, स्टेप मदर, ये सब डिपेंडेंट किस कैटेगरी में आते हैं। लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन, स्पाउस, अगर बेटा है, सन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उसकी एज 25 साल हो, या वो अर्निंग करना स्टार्ट कर दे, या उसकी शादी हो जाए, जो भी पहले होगा। डॉटर के मामले में एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर वो अर्निंग स्टार्ट कर देती है या उसकी शादी हो जाती है, जो भी पहले होगा। डिसेबल्ड सन या डॉटर के मामले में लाइफ टाइम वो आपके ऊपर डिपेंडेंट माना जाएगा। अगर डिसेबिलिटी मोर देन 40% है, इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है डिसेबल्ड सन या डॉटर के मामले में। पेरेंट्स एम्प्लॉय के साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो भी वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट माने जाते हैं। माइनर ब्रदर और डिपेंडेंट ब्रदर, 18 साल या 18 साल से कम का भाई आपके ऊपर डिपेंड माना जाएगा। डिपेंडेंसी के मामले में ये नॉर्म्स है 7th पे कमीशन में कि डिपेंडेंट जो है उसकी इनकम 9000 डीए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 9000 प्लस डीए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वाइफ जो है वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपने पेरेंट्स को या अपने इन-लॉज पेरेंट्स को किसी को भी चूज कर सकती है, किसी का भी कंसेशन ले सकती है। रिम्बर्समेंट के रूल ये हैं कि 10 दिन में 4 बार मैक्सिमम कंसल्टेशन लिया जा सकता है, और उस केस में अगर एएमए के द्वारा या स्पेशलिस्ट के द्वारा मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है तो भी आपको कंसल्टेशन का जो चार्ज है वो रिम्बर्स होगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, या कंसल्टेशन फीस है, लैब टेस्ट है, या अदर डायग्नोसिस जो भी एएमए स्पेशलिस्ट आपको बताता है, करवाता है, वो सबका क्लेम आपका रिम्बर्स होगा।
There should be reasonable gap between the closing of first spell of illness from one disease and recurrence of the same disease. एक बीमारी का इलाज आप ले रहे हैं और दोबारा उसी बीमारी का इलाज आप करवाना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक रीजनेबल गैप होना चाहिए. फर्स्ट स्पेल ऑफ इलनेस, क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट स्पेल ऑफ इलनेस, पहली बीमारी का जो स्पेल खत्म हुआ है और दोबारा उसी बीमारी का इलाज आपने शुरू करवाया है, तो उसके बीच में एक रीजनेबल गैप होना चाहिए. इफ द सेकंड स्पेल इज एंटायरली फॉर ए फ्रेश डिजीज, इट विल बी अलाउड एज ए फ्रेश ट्रीटमेंट. अगर आपने पहले किसी अन्य बीमारी के लिए इलाज लिया है, दोबारा आप दूसरी बीमारी के लिए इलाज शुरू करवाते हैं, तो ये टोटली जो दूसरी बीमारी है वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो फ्रेश ट्रीटमेंट के रूप में अलाउ किया जाएगा. अब स्पेशलिस्ट के पास रेफर कब किया जा सकता है? इसमें किसी भी नजदीकी स्पेशलिस्ट या जो दूसरा एएमए है, जो आपके पास आपका जो एएमए है उसके अलावा किसी अन्य एएमए के पास या स्पेशलिस्ट के पास आपको भेजा जा सकता है. अगर स्पेशलिस्ट या एमओ को बुलाया भी जा सकता है, अगर पेशेंट इस कंडीशन में है कि वह ट्रेवल नहीं कर सकता, उस केस में एमओ या स्पेशलिस्ट को बुलाया जा सकता है. जो स्पेशलिस्ट बुलाया जाएगा वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, पैनल हॉस्पिटल का होना चाहिए, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं होगा. और जो एएमए है वो आपके केस को स्टेट या सेंटर या सीजीएचएस किसी भी हॉस्पिटल या पैनल के हॉस्पिटल में रेफर कर सकता है. उसका क्लेम आपको रिम्बर्स होगा. अब एडवांस रूल के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर इंडोर ट्रीटमेंट है तो 10,000 रुपए तक का आपको एडवांस मिल जाएगा. अगर मेजर इलनेस है, बाईपास सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांट है या इससे संबंधित अन्य और बीमारियां हैं, उस मामले में टोटल जो एस्टिमेट है उसका 90% आपको एडवांस मिल जाएगा. अगर टीबी का ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा है तो उस मामले में आपको 36,000 रुपए या जो कॉस्ट है उसका 80% जो भी कम होगा वो आपको एडवांस के रूप में मिल जाएगा. जब एडवांस आपने लिया है और आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, तो आपको उस केस में जो बिलों का जो फाइनल सबमिशन है वो 1 महीने के अंदर अंदर ऑफिस को कर देना चाहिए. एडवांस में भी पेड इन वन और मोर अदर इंस्टॉलमेंट फॉर सेम इलनेस. एक ही बीमारी के लिए जो आपने अलग अलग टाइम पर अलग अलग एडवांस लिया है, तो जरूरी नहीं है कि सभी एडवांस का एक साथ पेमेंट किया जाए. उनको एक बार में या अदर इंस्टॉलमेंट में भी पे किया जा सकता है. देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ एडवांस टू एन ऑफिशियल. एक ऑफिशियल कितनी भी बार एडवांस ले सकता है. अगर इमरजेंसी होती है और कंसर्न्ड एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज है या वो इस केस कंडीशन में नहीं है कि वो ऑफिस आकर के राइटिंग में दे कि एडवांस की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो राइटिंग में दे देते हैं एडवांस के लिए, तो उस केस में एडवांस रिलीज कर दिया जाएगा. अगर इमरजेंट कंडीशन होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया या इस प्रकार की और कोई ऐसी कंडीशन हो गई, तो उस मामले में पेशेंट को पैनल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय कोई भी नजदीकी गवर्नमेंट, प्राइवेट या पैनल का जो हॉस्पिटल है उसमें एडमिट किया जा सकता है और उसका क्लेम रिम्बर्समेंट होगा. अगर आपका क्लेम 2 लाख से ज्यादा होता है तो उसमें इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है. आपका ऑफिस 2 लाख रुपए तक का जो एट एक टाइम में जो मेडिकल बिल है उसका रिम्बर्समेंट आपको दे देगा. अगर एक टाइम में 2 लाख से ज्यादा होता है तो उसके लिए इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है. In case of emergency of recognized private hospital shall not refuse the admission or demand from the beneficiary should provide the credit facility to the patient.
अगर इमरजेंसी कंडीशन है और आप किसी भी पैनल के हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं तो वो पैनल का हॉस्पिटल एडमिशन के लिए मना नहीं करेगा और न ही एडवांस लेने के लिए आप पर प्रेशर करेगा। हॉस्पिटल जो खुद है वो पेशेंट को क्रेडिट फैसिलिटी देगा, अर्थात जो भी खर्चा होगा वो पहले हॉस्पिटल उसको बियर करेगा और बाद में हॉस्पिटल जो है उसके ऑफिस को बिल सबमिट करेगा। नॉर्मल केस में जो बिल है वो डेट ऑफ डिस्चार्ज से 6 महीने के अंदर सबमिट किए जा सकते हैं। साथियों, मैं इसमें आपको ये और क्लियर कर देता हूं कि आप कौन से वार्ड के लिए एंटाइटल हैं। अगर आपका बेसिक 47,600 से कम है तो आप जनरल वार्ड के लिए एंटाइटल हैं। अगर आपका बेसिक पे 47,601 से लेकर 63,100 रुपए के बीच में है तो आप सेमी प्राइवेट के लिए एंटाइटल हैं। अगर आपका बेसिक पे 63,101 से ऊपर है तो आप प्राइवेट वार्ड के लिए एंटाइटल हैं। अगर आप आंख की टेस्टिंग करवा रहे हैं तो 1 साल में 3 बार आपको आई टेस्ट परमिसेबल है और तीनों ही बार आपको जो भी आपने फीस पे की है वो रिम्बर्स हो जाएगी, लेकिन चश्मे का जो पैसा है वो रिम्बर्स नहीं होगा। आई ऑपरेशन के मामले में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो एक्सपेंसेज है वो आपको मिल जाएगा। अगर किसी पैनल हॉस्पिटल में लेंस चार्ज या सर्जरी का कॉस्ट होता है वो एज पर नॉर्म्स आपको क्लेम हो जाएगा। अगर कैटरेक्ट ऑपरेशन करवाया जाता है तो उस मामले में वन टाइम आपको 200 रुपए चश्मे का भी आपको मिलेगा। अगर किसी बीमारी का इलाज भारत में संभव नहीं है, एएमए या स्पेशलिस्ट के द्वारा ये बता दिया जाता है और उस बीमारी का इलाज विदेश में करवाया जाता है तो उस केस में आफ्टर ऑथोराइजेशन ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटीज आपको उसका भी क्लेम मिलेगा। डेंटल ट्रीटमेंट में जो भी गवर्नमेंट या पैनल के हॉस्पिटल हैं वो अलाउ है। इसके अलावा आप इसमें कुछ कैटेगरी हैं, जैसे विजडम टूथ है, गम बॉइलिंग ट्रीटमेंट है, स्केलिंग है, गम ट्रीटमेंट है, फिलिंग ऑफ टीथ है, आरसीटी है। ये इसका कॉस्ट जो है वो आपको रिम्बर्स होगा। सिंगल जा का 1,000 मैक्सिमम और बोथ जा के मामले में 2,000 रुपए का आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। अब टीए का भी मेडिकल अटेंडेंस रूल में प्रोविजन है। अगर एएमए या स्पेशलिस्ट ये कह देता है कि जर्नी जो है वो अनअवॉइडेबली नेसेसरी है, यानी जो पेशेंट है उसके लिए जर्नी टैक्सी या अन्य किसी साधन में ही जरूरी है, तो उस केस में आपको उस टैक्सी का या जो भी जिस भी ट्रांसपोर्ट को यूज किया गया उसका टीए आपको मिलेगा। अगर एएमए स्पेशलिस्ट के द्वारा एयर ट्रेवल को एसेंशियल बता दिया जाता है तो उस मामले में एयर फेयर भी मिलेगा। 8 किलोमीटर से ज्यादा अगर जर्नी है तो उसमें बस फेयर मिलेगा। ये बात आप समझ लें कि कभी भी किसी भी केस में 8 किलोमीटर से कम का टीए रिम्बर्स नहीं होता है। या जो एक्चुअल रोड माइलेज है उसका 50% फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। अगर एएमए स्पेशलिस्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि एस्कॉर्ट नेसेसरी है तो उस मामले में जो अटेंडेंट आपके साथ जाएगा उसका टीए आपको मिलेगा। एम्बुलेंस के चार्ज के रूप में अगर एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है और एएमए या स्पेशलिस्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि इसकी लाइफ डेंजर में है तो उस केस में आपको एम्बुलेंस जो चार्ज है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर विद इन सिटी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से किसी लैब में पेशेंट को ले जाया जाता है तो जो रिम्बर्समेंट का जो चार्ज होगा वो गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या एनजीओ एम्बुलेंस के अनुसार होगा। अगर आप किसी प्राइवेट एम्बुलेंस को हायर कर लेते हैं तो उस मामले में प्राइवेट
एम्बुलेंस को का जो आपको क्लेम है वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या जो एनजीओ का जो एम्बुलेंस है उसका जो चार्ज है वही आपको रिम्बर्समेंट होगा। थैंक यू।